पंखा बेचने वाला था सौदागर। वो गांव गांव गली गली घूम के पंखा बेचता था। और वो पंखा बेचते बेचते एक बार उस शहर के सम्राट के पास गया, उस एरिया के सम्राट के पास गया। और वो पंखा बेचता था तो चिल्लाता था, कहता था ले लो पंखे, ले लो पंखे, 100 साल चलेंगे पंखे, कभी नहीं टूटने वाला पंखा है ये, 100 साल तक चलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। इस बात को सम्राट ने भी सुना कि भाई कैसा ऐसा पंखा है जो 100 साल चलेगा, टूटेगा नहीं। सम्राट ने अपने प्रतिवेदक को बोला कि जाओ, जो पंखा पंखा चिल्ला रहा है उसे दरबार में ले आओ। जब दरबार में लेकर पंखा वाला आया तो सम्राट ने पूछा कि तेरे कहीं कैसे पंखे हैं? बोला जहां पना ये पंखे 100 बरस चलेंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं देता हूं। तो बोला कुछ सम्राट को तो बेवकूफ समझता है, किसके सामने तू झूठ बोल रहा है, तुझे पता नहीं है? बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं जहां पना, ये 100 साल चलेंगे, ये पूरी की पूरी गारंटी है। तो बोला ठीक है। जबकि सम्राट को पूरा भरोसा था कि 100 साल नहीं चलेगा, फिर भी तू कह रहा है तो तेरी बात मैं मान ले रहा हूं, जितनी कीमत लेना हो ले, पंखा रख दे, 1 हफ्ते बाद तू जरूर यहां आना, 1 हफ्ते बाद लौट के दोबारा आना। राजा ने पंखा खरीद लिया। राजा को पूरा भरोसा था कि वो ठग के चला गया है, दोबारा आएगा नहीं वो। लेकिन वो सही 1 हफ्ते पर आया और 1 हफ्ते में पंखा टूट गया था। 1-2 बार हिलाया, पंखा टूट गया। तब तो राजा को और भरोसा हो गया कि वो तो पक्का नहीं आएगा। लेकिन आया समय से वो। बोला जहां पना आपने 7वें दिन बुलाया था, मैं हाजिर हो गया। बोला तू मुझे ठग कर चला गया था, देखिए तेरा पंखा टूट गया है। कैसे टूट गया? मैं तो बड़ा आश्चर्य हो गया। ये 100 साल चलने की पूरी गारंटी थी, हमारे पूर्वजों ने चलाया है, आपसे कैसे टूट गया? इसका मतलब आपको पंखा झलने नहीं आता, इसका मतलब पंखा झलने नहीं आता। बोला क्या बोल रहा है तू, सम्राट को पंखा झलना सिखाएगा? इतना बड़ा देश मैं चलाता हूं और पंखा झलना मुझे तो सिखाएगा? तो बोला हाँ सम्राट, आपको पंखा झलने नहीं आता। बोला कैसे डुलाते थे बताइए? तो बोला ऐसे ऐसे डुलाते थे। बोला बस यही चूक हुई ना आपसे, आपने पंखा तो खरीदा लेकिन चलाने की विधि आपने नहीं पूछा हमसे। चूक आपसे हुई है, चूक मुझसे नहीं हुई। बोला कैसे चलाना था? बोला पंखा को स्थिर रखना था और सर हिलाना था। पंखा को स्थिर रखना था, सर हिलाना था। आपने ठीक से चलाया नहीं और कहते हैं पंखा ही गलत है। तो आज से 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक पंखा दिया था संविधान के रूप में, 100 साल चलेगा, इससे लोक कल्याण होगा। लेकिन सम्राट को पंखा झलने आता ही नहीं, झलने आता ही नहीं। बदलना खुद को था, हिलाना खुद को था, परिवर्तन खुद को करना था, और ये संविधान बदलने चल पड़े हैं। बदलना खुद को है, परिवर्तित खुद को होना है, और ये खुद को न बदलकर कहते हैं संविधान ही गलत है। संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। ये संविधान की समीक्षा करने वाले लोग क्या कभी खुद की समीक्षा किया? तो कहीं ना कहीं खुद की समीक्षा और खुद की परिवर्तन और सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सम्राट अशोक का आंदोलन खुद से शुरू होता है। सम्राट अशोक के धम्म में और बुद्ध के धम्म में थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह व्यक्ति के विकारों को निकालता है और व्यक्ति से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बुद्ध का धम्म व्यक्ति के विकारों को निकालता है और सम्राट अशोक का धम्म राष्ट्र के विकारों को निकालता है। राष्ट्र के विकारों को निकालता है। इसलिए जब जब राष्ट्र भटक जाए, जब जब समाज भटक जाए, उस समय सम्राट अशोक के धम्म की आवश्यकता इस देश के रहनुमाओं को होगी, आज भी है। लेकिन हम अपना सर नहीं हिलाना चाहते, हम तो पंखा हिलाने वाले लोग हैं। हम खुद बदलना नहीं चाहते, हम दुनिया को बदलने चले हैं। तो सम्राट अशोक का आंदोलन ही खुद से शुरू होता है और यहीं से वो विषय स्टार्ट होता है, सांस्कृतिक भूमंडलीकरण, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। आपने बहुत सारा प्रवचन सुना होगा संत महात्माओं का, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं लोग, सिर्फ करते नहीं। अशोक की खासियत सिर्फ यही है कि अशोक ने जिस विषय को छुआ उसकी हद पार कर दी। यही खूबी है। मैंने जहां तक परखा उन्हें, मैंने देखा कि जिस विषय को अशोक ने छुआ उसकी हद पार कर दी उन्होंने। जब मगध की सत्ता पानी थी तो अपने ही भाइयों से जो अयोग्य थे शासन चलाने में, अपने ही भाइयों से जो संघर्ष का हद पार करना पड़ा, संघर्ष की जो पराकाष्ठा पार करनी पड़ी, उसको पार करके भी उन्होंने सत्ता प्राप्त की, मगध की सत्ता प्राप्त की। इस विषय पे उन्होंने हद किया। और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद
उनके पिता बिंदुसार के बाद जब फिर मगध साम्राज्य को एक कुशल नेतृत्व की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया और इस देश को एक कुशल नेतृत्व दिया। अगर शायद अशोक जैसा कुशल नेतृत्व न मिलता तो शायद हम आज यहां इतने लोग इकट्ठा न होते हैं। छोटी छोटी बातें हैं। इतने बड़े भारत को जब बृहत भारत से बृहत्तर बनाना हुआ तो कलिंग की जो विजय अशोक ने की, जिसको चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने भी नहीं जीता, छोड़ा था, उसको भी सम्राट अशोक ने कलिंग की विजय की। और उस विजय में जितनी हिंसा की हद पार की उन्होंने, शायद अब तक पूरे इतिहास में कोई भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ जिसमें अनुपातिक तौर पर इतनी ज्यादा हिंसा हुई हो। मैंने हिंसा की हद भी उन्होंने पार की। और हिंसा की हद को जब पार किए तो विजय हासिल की। और विजय हासिल करने के बाद क्या घटी घटना? दुनिया के सारे सम्राट विजय करने के बाद जश्न मनाते हैं। संवेदना देखिए अशोक की। दुनिया की सारे सम्राट विजयों के बाद युद्धपरांत जश्न मनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक मातम मना रहे हैं। कैसी विजय है ये? जहां जश्न का, नृत्य का तांडव होना चाहिए, वहां पर मृत्यु का मातम बन रहा है। क्यों हो रहा है? अशोक को इतने बड़ी विजय पर खुशी हासिल होनी चाहिए। इस विषय को छुआ था डॉक्टर साहब ने, मातम मनाया। वो मातम सिर्फ इसलिए बनाया कि सम्राट अशोक संवेदनशील थे। अगर असंवेदनशील होते तो शायद वो भी वैसे ही राजा होते जो उनके पूर्व राजाओं ने किया था। लेकिन संवेदनशील थे, उन्होंने उस मानवीय संवेदना को समझा। जब एक औरत कराती हुई सामने आई, एक बच्चा बिलबिलाते हुए जब सामने आया, एक बूढ़ा बेसहारा दिखा अपने बेटे का अभाव में, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की जब हत्या होती है तो कितने लोग प्रभावित होते हैं उससे, कितने लोग प्रभावित होते हैं। उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, उसके धर्म के अनुयायी, उसके संप्रदाय के अनुयायी, उसके जिस विभाग में नौकरी करता होगा उस विभाग के लोग, यानी कितने लोग सिर्फ एक अहिंसा से प्रभावित होते हैं। इतनी गहराई से सोचा अशोक ने। तो इतनी गहराई से सोचने वाला राजा निश्चित रूप में जश्न नहीं, मातम मनाएगा। और मातम मना के संतुष्ट नहीं हो जाते, मातम ही मना के संतुष्ट नहीं हो जाते। इस मातम का प्रायश्चित क्या होगा, क्या करना होगा ताकि इस जनता के ऋण से मैं उऋण हो सकूं? इसके लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने रणभेरी को बंद किया और धम्मभेरी का धम्म घोष करते हुए, धम्म विजय का ऐलान करते हुए लोक कल्याण की ठान ली। लोक कल्याण की जब ठानी, वहां भी हद कर दी। ऐसी हद की कि जनता का नैतिक और आध्यात्मिक इतना उत्थान किया, इतना विकास किया कि देवता और मनुष्य एक हो गए। देवता और मनुष्य एक हो गए, जो किसी से आपस में मिल नहीं सकते थे। बड़े लोग छोटे लोग से मिल नहीं सकते थे, छोटे लोग बड़े लोगों के साथ रह नहीं सकते थे। ऐसा सामाजिक वातावरण बनाया कि बड़े लोग और छोटे लोग समता समानता के विचारों के संवाहक हो गए। और धरती पर जो देवभूमि कही जाती है, वास्तव में सम्राट अशोक का शासन काल ही देवभूमि कहने लायक है। वो सब तो कल्पनाएं हैं जो सुनते हैं आप, लेकिन कल्पना नहीं, इतिहास है। इतिहास उसे ही कहते हैं जैसा निश्चित ही ऐसा हुआ है, उसे इतिहास कहा जाता है। ऐसा काम अशोक ने किया। धर्म और संस्कृति को जब छुआ, वहां भी हद की उन्होंने, वहां भी हद की। हद का मतलब जो कोई ना कर सका, वो संस्कृति। सम्राट अशोक के सारे कार्य का सबसे महत्वपूर्ण जो तो कार्य था संस्कृति का आंदोलन। और संस्कृति की परिभाषा क्या होती है? एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं, लोक भाषा में। इस बात को प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी से बताया था। संस्कृति का स्वाभाविक जो अर्थ होता है, ये तीन शब्द एक साथ आते हैं: प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति उसे कहते हैं कि हमें भूख लगी है तो मुझे रोटी चाहिए, तो अपने भूख के लिए रोटी का इंतजाम किया मैंने और मैंने खा लिया। तो अपनी भूख मिटाने के लिए जो रोटी पैदा की जाती है प्रकृति है, क्योंकि हर जानवर करता है, हर इंसान करता है, अपने पेट की भूख के लिए रोटी पैदा करता है और अपने हिस्से की खाता है। तो प्रकृति वो है जो अपने हिस्से की खाए। और विकृति उसे कहते हैं जो अपना तो खा ही रहा है, दूसरे की छीन के भी खा लेता है। अपना हक तो खा ही रहा है, दूसरे की भी छीन के खाता है, उसे विकृति कहते हैं। और संस्कृति अपना खा रहा है तो आधी रोटी अपने खाया और आधी रोटी अपने पड़ोसी को दे दिया, यही संस्कृति है, यही संस्कृति है। और हम ऐसी ही संस्कृति के संवाहक हैं, ऐसी ही संस्कृति के प्रवर्तक हैं। हम ऐसी संस्कृति के विध्वंसक कभी नहीं हो सकते। और आज अगर ऐसा वातावरण नहीं है समाज में, लोग दूसरे के अधिकार को हनन करने में लगे हैं, दूसरे की रोटी खाने में लगे हुए हैं, अपनी माँ बहन को माँ बहन समझते हैं और दूसरे की माँ बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं, ये क्या देवी देवताओं का देश हो सकता है? ये संस्कार कहां से आए? तो निश्चित रूप से
हमने सम्राट अशोक की महान संस्कृति को हमने भुला दिया, तो जो संस्कृति को भुलाएगा वो विकृत तो हो ही जाएगा, वो विकृत तो हो ही जाएगा। उसी को भुलाने का ये साइड इफेक्ट है जो आज जो देश में वातावरण रोज पेपर अखबारों में देख रहे हैं। अपने पूर्वजों को भुलाने का नतीजा है। जो सील को भूले जाएगा वही तो अश्लील हो जाएगा, जो सील को भूलेगा वही अश्लील हो जाता है। और आज मीडिया से लेके, अखबार से लेके, गायक से लेके, लेखक से लेके जो समाज को दिशा देते हैं, आज वो सीलवान नहीं बल्कि सब के सब अश्लील हो गए हैं। और उसी वातावरण में हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो रोड पर निकलकर अपनी माँ बहनों को माँ बहन नहीं समझते हैं। उसी संस्कारों का नतीजा है। तो जो मीडिया के माध्यम से आप लोग जो देख रहे हैं, अखबार और मीडिया, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे समाज की पूरी नकारात्मक चीजों को दिखाने का ठेका ले लिया है। एक चोर नेता हो जाता है, उसको पूरे देश में दिखाया जाता है, और एक अच्छा नेता होता है, उसको कहीं दिखाया नहीं जाता। क्योंकि आज भी हम ये मानने को तैयार हैं कि एक भी व्यक्ति अच्छा आदमी नहीं है, सब के सब चोर हैं। क्यों चोर मानते हैं? क्योंकि जब अपने घर में हम ताला लगाते हैं तो किसके डर से लगाते हैं? कि मैं तो इस गांव में एक अच्छा आदमी हूं, मेरे पड़ोसी सब चोर है, पता नहीं कौन चुरा लेगा, तो मैं उस पड़ोसी के डर से ताला लगाता हूं। अब मेरा पड़ोसी जो घर में ताला लगाया वो भी यही सोच के लगाया है कि मैं तो अच्छा आदमी हूं, गांव के सब चोर है, कौन चुरा लेगा। तो पड़ोसी मुझसे डर रहा है और मैं पड़ोसी से डर रहा हूं। पूरा गांव ईमानदारों का गांव है और सब चोरों से डर रहे हैं, पता नहीं कौन चोर है। इसका मतलब कि पूरा का पूरा गांव चोर है, खुद को चोर मानने को तैयार नहीं है। तो सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। अंतःकरण का परीक्षण। कहते हैं कि खुद को जांच लो, अगर तुमने शराब पी है तो तुझसे बढ़िया कौन जानता है। इसमें किस गुरु की जरूरत है? किसी भी आसाराम बापू की जरूरत, क्योंकि जो खुद ही इतना पवित्र है वो दूसरों को क्या पवित्र बनाएगा। अभी मैं गोरखपुर जा रहा था, मैं ऊपर सीट बैठा था, एक आदमी नीचे सीट पे, उसने कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि वो सही है, गलत रिपोर्ट है, इसकी क्या गारंटी है कि सही रिपोर्ट दी जा रही है। तो हमने कहा ये तो गारंटी तभी दी जा सकती है जब आपके बेटी पर गुजर जाएगा, तब पता चलेगा कि सही है, क्योंकि तभी प्रूफ आपको सही पता चलेगा। क्योंकि पड़ोसी के घर अगर चोरी हो गई और उसका पड़ोसी सजग नहीं हो गया, इसका मतलब गांव मुर्दों का गांव है। पड़ोसी के घर चोरी हुई, मेरे घर नहीं ना हुई है, मेरे घर होगी तो मैं कल देखूंगा। तो सजग वही होता है जो पड़ोसी घर चोरी हो और सजग हम हो जाए कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो सम्राट अशोक का आंदोलन यहीं से शुरू होता है। अंतःकरण का परीक्षण। तू खुद जांचना, अगर गलती किया है तो तुझसे बढ़िया कौन जानता है, किससे छुपा रहा है। तो अशोक ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम को क्षेत्र में बांधा जाए कि ये काम किसी भारत के लिए है, ये काम पाकिस्तान के लिए है, ये काम किस देश के लिए है। वो काम जिन्होंने सारा काम किया वो सारा काम एक व्यक्ति के लिए है, एक लोक कल्याण के लिए है। एक पेड़ अगर आपने लगाया तो लगाया आपने भारत में, आपको लगता होगा कि ये भारत का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ भारत का हो सकता है, लेकिन उसमें निकली हुई ऑक्सीजन वो भारत का नहीं हो सकती, पूरी दुनिया की है वो। अगर उस पेड़ से ऑक्सीजन निकल गई वो पाकिस्तान की भी है, भले आपकी लड़ाई होती हो उससे, गोलियां चलती हो उससे, लेकिन आपका पेड़ कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान ये भारत की ऑक्सीजन है, इसे तू मत लेना, ये कभी नहीं कहता। अशोक का आंदोलन यहां से शुरू होता है, पूरी वसुधा के लिए शुरू होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा, इसीलिए जब उन्होंने कहा कि संस्कृति के क्षेत्र में जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो पराकाष्ठा की, हद कर दी उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में भी, और ऐसी पराकाष्ठा की, धम्म दानंग सब दानंग जीनाति, धम्म का दान सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दान है, और यह धम्म का दान पूरे विश्व को दिया जाए, यह कैसे संभव है। तो सम्राट अशोक ने इस दान करने की परंपरा में भी पराकाष्ठा का दान कर दी। लोगों ने धन का दान किया हो, पैसे का दान किया हो, समय का दान किया हो, लेकिन सम्राट अशोक ने तो बेटा और बेटी को दान किया धर्म के लिए। यहां भी पराकाष्ठा पा गई, यहां भी पराकाष्ठा हो गई, हद कर दी। तो हद की कोई सीमा नहीं है। अब अपनी समीक्षा करिए कि आपके पूर्वजों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। तो आपके साथ जो भी हुआ है, आपकी अगर दुर्दशा है तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि तथागत कहते हैं ताहि यत्नो नाथो कोई नाथो पड़ोसिया। आप अपने मालिक हो। अगर आपकी दुर्दशा है तो इस दुर्दशा के लिए पड़ोसी दोषी नहीं है। अगर कल दशा सुधरेगी तो इसमें भी पड़ोसी नहीं, आपकी खुद की भूमिका होगी, प्रयास खुद को करना पड़ता है। इसलिए इसका भी बड़ा दान किया। और बेटा बेटी को तो भेजा ही, कहां भेजा? श्रीलंका। श्रीलंका जो कभी धम्म का दान लेकर, धम्म का ज्ञान लेकर महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे। आज हम सारे लोगों का सौभाग्य है कि श्रीलंका से पुनः धम्म का ज्ञान लेकर पूज्य भंते शिवली जी आज हमारे बीच आए हुए हैं, और आज इनकी अमृत वाणी को हम सारे लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा। मैं भी बोलना नहीं चाहता, मैं भी सुनना ही चाहता हूं। तो ये इतनी बड़ा, तो पूरे भिक्षु विद्वानों का, विद्वान भिक्षुओं का बड़ा बड़ा टीम महान सम्राट अशोक ने बनवाया। और दुनिया के सारे देशों में, कौन से देशों में, अगर उनको लगता कि श्रीलंका मेरा देश नहीं है,
उनको लगता है श्याम मेरा देश नहीं है, यूरोप मेरा एरिया नहीं है, यूनान मेरा एरिया नहीं है। अगर उनके मन में ये बात होती तो इतनी बड़ी बड़ी मिशनरियां वो उन देशों में कैसे भिजवाते। तो उन्होंने लिखा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। अगर समस्त प्रजा हमारी संतान है तो समस्त प्रजा जहां रहती है वो सारा परिवार हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के जनक तो सम्राट अशोक हैं। दुनिया के लोग तो सिर्फ कहते रहे उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिन लोगों ने अपने भाइयों को ही छूत बनाया, अछूत बनाया, तेरा छुआ नहीं खाएंगे, तू नीच है, तो जो अपने ही भाई को भाई मानने को तैयार नहीं वो पूरे वसुधा को परिवार बनाएगा। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है और कागज पर लिखी हुई चटनी है जो चाटने से स्वाद मिलने वाला नहीं है। वो ख्याली पुलाव है। लेकिन सम्राट अशोक की बात एक ख्याली पुलाव नहीं है। उन्होंने जो कहा वो किया और उसका रिजल्ट आज भी आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि गदा से हनुमान जी लड़ाई कर सकते थे तो हम नहीं कर सकते। जो अशोक ने किया वो हम भी कर सकते हैं, जो बुद्ध ने किया वो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो सम्राट अशोक की मोनोपोली थी, तथागत की मोनोपोली थी। अगर तथागत बुद्ध हुए तो आप भी बुद्ध हो सकते हैं। अगर सम्राट अशोक विश्व विजेता हुए तो आप भी सम्राट अशोक विश्व विजेता हो सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि जिस मार्गों का अनुसरण और अनुकरण उन लोगों ने किया उसी मार्गों का अनुसरण और अनुसरण हम लोगों को भी करना पड़ेगा। क्योंकि A+B का होल स्क्वायर अगर ये सूत्र है तो रटने से हल नहीं होगा। उसमें मान रखना पड़ता है। A का मान रखना पड़ता है, B का मान रखना पड़ता है। दोनों का जब मान रखते हैं तब उत्तर निकलता है। तो सम्राट अशोक ने शिलालेखों में सूत्र लिखवाया है, तथागत बुद्ध ने धम्मपद में अपना सूत्र लिखवाया है। अब मान रखे हम तो रिजल्ट मिलेगा हमें, मान नहीं रखेंगे हम तो रिजल्ट भी हमें मिलने वाला नहीं है। यहां बुद्ध की पूजा करने से आपका कोई कल्याण होने वाला, नाव को अगर बत्ती दिखाएंगे तो पार उतरने वाले नहीं है। पतवार तो आप ही को चलाना होगा। सही तरीके से चलाएंगे तो सही जगह पहुंचेंगे, गलत तरीके से चलाएंगे तो गलत जगह पहुंचेंगे। इसमें न नाव का दोष है न पतवार का दोष है, यात्रा के मालिक तो आप हैं। किसी किस्मत का काम नहीं है ये। तो इतने बड़े पूरे दुनिया में अपने बेटा बेटी विद्वान भिक्षुओं को पूरे दुनिया में भेजा और भेजकर पहली बार संसार में कल्चरल ग्लोबलाइजेशन यानी वसुधैव कुटुंबकम की सोच को धरातल पर पहली बार सम्राट अशोक ने उतारा है। उसके पहले और आज तक किसी ने सोचा नहीं। इतनी बड़ी थीम। और आज भारतवर्ष में सम्राट अशोक को सिर्फ जनरल नॉलेज की सामग्री समझ के पढ़ा जाता है, सामान्य ज्ञान। क्योंकि IAS की परीक्षा देना है तो प्राचीन इतिहास से पूछा जाएगा, इसीलिए अशोक को हम जनरल नॉलेज के तौर पर पढ़ते हैं। इस देश की समस्या का समाधान के माध्यम से या उसके फार्मूले के रूप में नहीं पढ़ते। हम सोचते हैं जनरल नॉलेज की सामग्री है क्योंकि परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए मुझे पढ़ना जरूरी है। हमारे जीवन को संवारने में अशोक की क्या भूमिका है, इस तरह से मूल्यांकन कभी अशोक का हुआ ही नहीं। इसलिए इतना बड़ा किया और आज और इतने बड़े बड़े काम जो अशोक ने किया, इसलिए नहीं किया कि यश कीर्ति फैल जाए, हमारी संसार में अशोक का नाम हो जाए। यश कीर्ति को भी महान सम्राट अशोक कुछ नहीं समझते थे। वो कहते थे कि जो कुछ मैं कर रहा हूं लोक कल्याण के लिए, वो इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यश कीर्ति मेरी फैल जाए संसार में, इसलिए कर रहा हूं कि जब मुझे करता हुआ देखेगी जनता तो वो भी हमारा अनुकरण करेगी। क्योंकि जिस देश का राजा चोर हो, भ्रष्ट हो, उस देश की आम जनता को बहुत देर तक ईमानदार रखा नहीं जा सकता। और जिस देश की जनता भ्रष्ट हो वो एक ईमानदार नेता भी पैदा नहीं कर सकती। क्योंकि इस देश की जनता भी उसी को वोट करती है जो पाउच बंटवाता है, जो शराब बंटवाता है, मुर्गा खिलाता है। तो सारा दोष संसद भवन में ही नहीं है, दोष उस कोख में भी है जहां से ये नेता पैदा होते हैं। और वो कोख आम जनता है। इसी से पैदा होकर हमारा भाई, हमारा भतीजा, हमारा बाप, हमारा रिश्तेदार इसी कोख से पैदा होकर संसद में जाता है। संसद में नेता पैदा नहीं होते, इकट्ठा होते हैं। वो मात्र गोडाउन है जहां इकट्ठा होते हैं। आप गोडाउन हो तो सिंपल है, थोड़े थोड़े लोग, ये अच्छे लोगों में से छांट के अच्छे लोग संसद में बैठे हैं। तो जब अच्छे लोग इतने बुरे हैं तो बुरे लोग कैसे होंगे? जब सिंपल ऐसा है तो गोडाउन कैसा होगा? तो सारा दोष संसद में नहीं है, दोष संसद में पहुंचाने वाले लोगों में भी है। अपनी कमी को स्वीकार करिए। और संविधान के जो संरक्षक नहीं है, जो संविधान के विरोधी हैं, जो संविधान राष्ट्रीय प्रतीकों के विरोधी हैं, ऐसे लोगों को संसद में पहुंचने से भी रोकिए, नहीं तो अभी और देश में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अशोक ने कहा, पूरे दुनिया के लिए कहा, इसको मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन में पिरोया है वसुधैव कुटुंबकम की बात को। अशोक ने कहा कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा, सत्य धर्म और माता पिता और दासों का सम्मान हो, सत्य धर्म और माता पिता और दासों का सम आदर हो, समता हो व्यवहार सभी का, ऐसा जन मन बना दिया। सब तो केवल कहते थे, तुमने करके दिखा दिया। सब तो केवल कहते थे, तुमने करके दिखा दिया। अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात होगी। अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। अब प्रधानी की बात नहीं, अब राजधानी की बात करो। प्रधानी की बात नहीं, अब राजधानी की बात करो। विश्व विजय तो किया ही तूने, धम्म विजय भी तेरी है। विश्व विजय भी किया ही तूने, धम्म विजय भी तेरी है। और अंधकार युक्त इस दुनिया में
धम्म ज्ञान की ज्योति जला दिया। सब तो केवल कहते थे, तुमने करके दिखा दिया। सब तो केवल कहते थे, तुमने करके दिखा दिया। तो हम उस पूर्वजों के अनुयायी हैं जिन पूर्वजों ने कहा नहीं, इसको डॉक्टर साहब ने कहा कि सोच जो अच्छे विचार देता है वो भी महान हो जाता है, भले उसके दुष्कर्म हो तो विचार देने वाला भी महान हो गया, अच्छे विचार लिखने वाला भी महान हो गया। लेकिन दुनिया में ऐसे सम्राट अशोक अकेले हैं जिन्होंने आचार दिया भी, लिखवाया भी और उसे करके दिखाया भी, और उसके बाद उसकी समीक्षा भी किया कि लोगों ने इसका अनुकरण किया कि नहीं किया। और चिट्ठी कैसा लिखवाया, जब पत्र लिखवाया तो भोजपत्र पे नहीं लिखवाया, इसमें भी हद कर दी, इसमें भी हद कर दी। कोई कागज नहीं, कोई भोजपत्र नहीं, लोहे की कलम से पत्थरों के पन्ने पर लिखवाया, ताकि हम रहे न रहे ये विश्व विजय का एहसास हमारी आने वाली पीढ़ियों को होता रहेगा। कितना चिरस्थायी शिलालेख, कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी। लोगों ने झूठे किस्से कहानी तो बनाए, लेकिन ये किस्से कहानी अमर कैसे रहेंगे, ये खोपड़ा में नहीं आया। तो सोचिए, आज जो आप सोच नहीं पा रहे हैं, सम्राट अशोक आज से 2000 साल पहले इस बात को सोच रहे हैं। यहां खड़ा होकर सोचिए, आज आप जो सोच रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है, 2000 साल पहले की ये बात है। उस समय जब वास्को डिगामा को पता भी नहीं था कि भारत कहां है, उस समय वास्को डिगामा को पता भी नहीं था कि भारत कहां है। उस समय हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। बात समझ आ रही हमारी? जब वास्को डिगामा मोहताज था, खोज रहा था कि भारत कहां है, उस समय भारतवर्ष के लोगों का संबंध यूनान से, दुनिया के देशों से व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक संबंध और वैवाहिक संबंध भी थे। वैवाहिक संबंध ने किया, क्योंकि सबसे पहला दुनिया में इंटरनेशनल मैरिज करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था, और कौन था। तो कहीं भी आपके पूर्वजों ने सिर्फ हद कर दी है, हम लोग हद को पार नहीं कर पा रहे हैं, हम हद के अंदर हैं। इसलिए हमको इस चीजों को सोचने की जरूरत है। और जिस दिन सम्राट अशोक और तथागत की बात को लेकर आप संसार में चल पड़ेंगे, जो कुछ भी आपके साथ उल्टा पुल्टा विरोध हुआ है वो सिर्फ भारत में हो रहा है। आज चीन क्यों लेकर घुटना टेक खड़ा करा, बंदूकें लेकर क्यों खड़ा है? चीन कल बंदूकें रख देगा। लेकिन पहले बताओ तो कि मैं गौतम बुद्ध का मैं गुरु हूं, तुम मेरा चेला हो। तो चेलों को पता है कि भारत मेरा गुरु है, लेकिन गुरु को पता ही नहीं कि हम उसके गुरु हैं। तो गुरु का व्यवहार हमेशा गुरु की तरह होना चाहिए। तो जिस दिन सम्राट अशोक और बुद्ध का अनुयायी ठीक से देश हो जाएगा, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, विश्व के लगभग 67 देश जो तथागत के अनुयायी हैं, भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे, भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। इतना इंटरनेशनल फिनोमिना आपके समाज में घट रही है, इतना इंटरनेशनल थॉट आपके समाज में घट रही है, और इसके संरक्षक, इसके संरक्षक, इसके प्रवर्तक, इसके संवाहक हम लोग हैं। और हम अपने को समझते क्या है?